एग्ज़ाम क्रैक किया और 1994 में मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की और मेरी पहली पोस्टिंग यही हैदराबाद में थी, डुंडीगल। सो 94 में हम हैदराबाद आ गए और डुंडीगल में हम थे और यहाँ पे हम लोग टोटल 5 साल रहे, 94 to 99। बहुत फिल्में देखी मंजू थिएटर में और पता नहीं क्या क्या, अपना नाम नहीं भूल गए। और पैराडाइज में बहुत सारी जॉब सिखाई और चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, कैंडी पेट, टैंक बंड, लुम्बिनी गार्डन बहुत जाते थे, पता नहीं क्यों जाते थे। अनमैरिड थे, घूमते फिरते थे ऐसे ही। बहुत सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर दिया, बहुत सारा पैसा। फर्स्ट शो देखने का एक जुनून सवार हुआ। पहले दिन पहला शो, फ्राइडे के दिन ही 12 बजे वाला शो देखना है, ऐसी छल सवार थी। इसमें बहुत पैसा गया, टिकट ब्लैक में मिलते थे। पहले पीवीआर सिनेमा नहीं था कि ऑनलाइन बुकिंग कर लो, ब्लैक में। उसमें तो टिकट कोई बंदा 50-100 खरीद देता था और बाहर डबल ट्रिपल रेट में बेचता था। तो ऐसे काम हम लोग यहाँ पे करते थे और इस तरह से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई हैदराबाद से। और आज 30 साल के बाद वापस हैदराबाद में आए हैं, आफ्टर 30 years, लॉन्ग टाइम, राइट। तो सबसे पहले ये कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारी होप लेके, और किसी को ऐसा भी लगता है कि मुझे सब आता है। क्या लगता है? बहुत सारे लोगों का सोच बन जाता है, ग्रो नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्या लगता है? मुझे सब आता है, पर उनको चेक नहीं आता। तो क्या फायदा सब आने का? आज अपने आंख और अपने कान खुले रखना। आपको सब आता है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको चेक किया जाएगा। आज की सारी बातें आप सुनिए, समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आज के बाद आपको सब कुछ आने के साथ साथ चेक किया जाएगा। Yes. So, నా పేరు ఆకాష్ టాకి, నేను పుणे నుంచి రావడం జరిగింది. ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ రోజు నేను ఎక్కడ యూపీ ఓకే. సో నేను పుणे నుంచి రావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఇంతమందిలో ఎవరో ఒకరు డిసిషన్ తీసుకుంటే నేను ఇక్కడికి రావడం నాకు ప్రతిఫలం దొరికినట్టే. ఇంతమందిలో అది కింద వాళ్ళు కావచ్చు, మధ్యన వాళ్ళు కావచ్చు, పైన వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు. సో యాక్చువల్గా నేను యూపీ నుండి, మా ఊరు వచ్చేసి సారంపూర్. మా నాన్న వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. సో మా వ్యవసాయం బ్యాక్గ్రౌండ్ మాది. అయితే నాకు ఆ పని నచ్చేది కాదు, కానీ ఎలాగైనా ఎక్కడ పారిపోదామని నాకు అనిపిస్తుండే. కానీ దానికి ఒకటే ఒక సోర్స్ ఉండే, చదువుకుంటే బయటికి వెళ్ళొచ్చు అని. సో నేను చదువుకున్న తర్వాత 1994లో ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో నాకు జాబ్ రావడం జరిగింది. అది కూడా వచ్చింది దుండిగల్, హైదరాబాద్లో. సో 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నాము దుండిగల్లో. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చాలా మజా చేసాము, షాపింగ్ చేసాము, ఆ పార్క్, ఈ పార్క్, సినిమాలు. ఏ సినిమా అయినా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాలనేది ఒక జునూన్ ఉండేది అనమాట. దాని చక్కగా ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నాము. అయితే ఈరోజు నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నాకు చాలా మంది ఇక్కడ అంటారు నాకు మొత్తం వస్తుంది, నాకు మొత్తం తెలుసు అంటారు, కానీ వాళ్ళకి చెప్పి రాదు. కానీ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ట్రైనింగ్ తర్వాత మీకు మొత్తం వస్తుంది, దాంతో పాటు చెక్ కూడా వస్తుంది. So, इस तरह हमारी कहानी चल रही थी। मैं अकेला, मेरी सैलरी और उड़ने का, तो अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ कि पूनम मेरी जिंदगी में आई। हमारी शादी के साथ हो गई 99 में। जैसे ही शादी हुई 1 महीना बाद ही ट्रांसफर आया हैदराबाद से जैसलमेर, राजस्थान बॉर्डर। हम वहां पे चले गए और ये पोस्टिंग का काम चल ही रहा था, ट्रांसफर का। इसी दौरान हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, राइट। अब तक देखिए 2 महीने पहले तक क्या सीन था? मैं अकेला और मेरी सैलरी, इट वॉज सफिशिएंट। 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरा सीन चेंज हो गया। छोटे 3 भाई बहन मेरे साथ आ गए। अब कितने मेंबर का परिवार हो गया? 5 मेंबर का। पूनम आ गई और 3 छोटे भाई बहन, और सैलरी वही जो 2 महीने पहले थी। सोचिए, मुझे एकदम से लगा गरीब हो गए, अचानक से गरीब। पहले सब ठीक था और जैसे ही शादी हुई, पिताजी गए, छोटे भाई बहन साथ में आए, तो वो सैलरी जो एक आदमी के लिए ओके थी, वो सैलरी के लिए 5 लोग आ गए। तो मुझे यहाँ से टेंशन होना शुरू हुआ। मेरी सैलरी 31 तारीख को आया करती थी और ऐसा लगता था वो 31 को खत्म हो जाएगा। आप कहीं देखो आग लगी हो ना, उसमें एक कैरी बैग डालना, कितनी जल्दी
ये ट्यूशन का बिल, ये स्कूल का फीस, ये ऑटो का बिल, ये राशन का बिल, ये दूध का बिल, सारे पैसे देके 100-200 बचते थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बेकार जिंदगी हो गई, इसके लिए तो मैं नहीं था, मैं तो कुछ अच्छा चाहता था। तो समझ नहीं आ रहा कैसे दूर होगा मामला। तो एक दिन मैंने जोड़ के देखा कि जितना मुझे पैसा चाहिए फ्यूचर में उतना बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये ऐसे नहीं हुआ कि मैं उठा सीधे एसटी ज्वाइन कर लिया कि कोई सुलेमानी कीड़ा, सुना सुलेमानी कीड़ा, कि किसी को ऐसे ही छल सवार जाके एसटी ज्वाइन कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। तो हुआ ये, एक दिन बैठ के मैंने मेरी बैलेंस शीट बनाई कि मुझे आने वाले 20-25 सालों में कितना पैसा चाहिए। तो मैंने देखा 3 छोटे भाई बहन की पढ़ाई करवानी है, उनकी शादियां करवानी है, उनका सेटलमेंट करना है। उसके बाद मैंने देखा मेरे भी 1-2 बच्चे होंगे जो तब तक नहीं हुए थे, बट प्लानिंग था कि 1-2 बच्चे होंगे, तो जो 2 बच्चे हमारे होंगे उनकी पढ़ाई, उनका सेटलमेंट और उनकी भी शादी करनी होगी। हाँ कि ना? इवन हमें अपने लिए भी एक घर बनाना होगा, किराए के मकानों में कब तक रहेंगे, और साथ में अगर सारे मेंबर को एक साथ कहीं जाना है तो कम से कम एक कार भी होनी चाहिए, भले छोटी सी हो, राइट? क्योंकि एक बार भरेश्वर जी क्या हुआ था, एक बर्थडे में हम लोग गए थे, मैं एयरफोर्स के अंदर रहता था सरकारी मकानों में, और वो जन्मदिन था बाहर जैसलमेर में, और एयरफोर्स के अंदर रूल है 2 ही लोग बाइक पे बैठ सकते हैं। तो पहले मैं छोटी बहन को छोड़ गया, फिर वापस आया, फिर छोटे भाई को लेके गया, उसको छोड़ गया, फिर छोटे भाई को लेके गया, फिर वाइफ को लेके गया, और फिर फाइनली हम बर्थडे में शामिल हुए। तब तक केक भी कट गया, सारा काम हो गया, और फिर मैंने वापसी के राउंड शुरू कर दिए। मगर यार ये ठीक नहीं है, कम से कम एक ऐसा व्हीकल हो जिसमें हम सारे एक साथ जा सकें। तो कार वाज नॉट लग्जरी, इट वाज अ नीड एक्चुअली। हाँ कि ना? ये तो हमारी जरूरत थी कि हमको कार लेनी पड़ेगी। तो इस तरह मैंने हिसाब किताब जोड़ के देखा कि 5 बच्चों की पढ़ाई, उनका सेटलमेंट, उनकी शादी, अपना घर, अपनी गाड़ी, और जो पिताजी के छोटे मोटे कुछ कर्जे वर्जे थे, क्योंकि पिताजी अचानक चले गए तो अपने कर्जे वर्जे निपटा के नहीं गए, वो भी हमें फाइनल कर रहे थे। तो मुझे 1.25 से 2 करोड़ की आवश्यकता थी। कितनी? 2 करोड़। जोर से बोलो, जय माता दी। 2 करोड़। 1.25 से 2 करोड़ की आवश्यकता थी, और हम महीने की सेविंग कर रहे थे 2000 रुपए की। कब तक पूरा होगा? 158 साल में पूरा होने वाला था। ये पैसा इकट्ठा कब तक होता? चरण जी, 158 साल में मेरे पास 2.25 करोड़ के आसपास आ जाता, और तब तक भाई बहन बचते, मैं बचता, ये शादियों का वेट करते। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो मैं नौकरी कर रहा हूँ अच्छी है, बढ़िया है, पावर है, रिस्पेक्ट है समाज में, लेकिन जो पैसा मुझे चाहिए वो वहां से नहीं मिल पाएगा। ఏదైతే జీతం వస్తుందో అది 31 తారీఖు వస్తే 2 తారీఖు వరకు అన్ని అయిపోతుండే అన్నమాట. ఆ కథ ఈ కథ ఆ ఫీజు రీతులు కట్టేసరికి నాకు ఒకరోజు ఆలోచించాల్సి వచ్చింది. అసలు ఇట్లయితే ఎట్లా, నాకు నేను అనుకున్నది ఒకటి అవుతున్నది ఒకటి, అసలు నేను నా జీవితంలో ఏమేమి కావాలని కూర్చొని ఒకరోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తం రాశాను. సో కారు కావాలి, ఇల్లు కావాలి, చదువులకి అన్నింటికి రాస్తే మొత్తము ఇంచుమించు నాకు ఎంత డబ్బు అవసరం వచ్చిందంటే 2 కోట్ల రూపాయలు అవసరం వచ్చిందన్నమాట. అంటే నాకు ఏవైతే ఒక ఇల్లు, ఒక కారు అట్లీస్ట్ మినిమం. సో అంతకు ఏమైతే ఒకసారి కార్ అంటే నేను చెప్తాను, ఒకసారి నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక బర్త్డే పార్టీ ఉండే, అది బయట ఉండే. సో ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఏంటంటే ఒక బైక్ మీద 2 కంటే ఎక్కువ మందికి అలవాటు ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఒకసారి మా చెల్లె తీసుకుపోయి వదిలేసి వచ్చిన, మళ్ళీ వచ్చిన వాటిని తీసుకుపోయినా, మళ్ళీ తమ్ముడు తీసుకుపోయినా, ఈ 3-4 రౌండ్ వేసేసరికి అక్కడ బర్త్డేనే అయిపోయింది. మళ్ళీ రిటర్న్ మళ్ళీ ఇద్దరు ఒక్కొక్కరు తీసుకుని రావడం జరిగింది. సో ఒక కార్ అనేది కంపల్సరీ నీడ్ అవసరం ఉంది అనమాట. అట్లీస్ట్ తక్కువ కానీ అందరం ఒకేసారి వెళ్ళడానికి. సో అయితే మా నాన్నగారి అప్పులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి, సడన్గా చనిపోవడం జరిగింది, కొన్ని అప్పులు ఉంటాయి, ఇల్లు ఇవన్నీ చూస్తే కనుక నాకేమో ఇంత 2 కోట్ల వరకు అవసరము. కానీ ఇవన్నీ 2 కోట్లు నేను చేస్తున్న జాబ్లో ఎప్పటివరకు సంపాదిస్తానంటే ఇంచుమించు 128 సంవత్సరాలు పడుతుంది అనమాట. సో సాధ్యం అయ్యే పని కాదు. ठीक बोला? सही बोल रहे क्या? कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं सवाल करते हैं, मैंने सही बोला, चलो। तो फिर हमने बैठ के डिसाइड कर लिया कि ये नौकरी की जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है,
और हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो हमने मार्केट में विजिट करना शुरू किया और मैं चाहता था कि मैं शाम के समय कोई काम करूँ, राइट। तो मैंने मार्केट में विजिट किया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लिए, लेकिन मैं देख पा रहा था मेरे लिए कोई बिजनेस सुटेबल नहीं हो पा रहा था। वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने पूछा बिजनेस का टाइमिंग क्या रहता है, बोले सुबह 9 से रात के 9, 12 घंटे देने पड़ते हैं। वो तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे नौकरी भी करनी है, मैं तो कोई ऐसा काम ढूंढ रहा था जो शाम को हो जाए, राइट। पार्ट टाइम में, बोला पार्ट टाइम में बिजनेस गो, सवाल ही पैदा नहीं होता है, लोगों ने दुत्कार दिया। फिर मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, बोला कम से कम उस समय 98-99 की बात है, कम से कम उस समय इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी थी मालूम है, कम से कम 5 लाख 10 लाख तो लगेगा। अपने पास तो था ही नहीं, 10-20 हज़ार मुश्किल से। तो मैं कहता था कोई ऐसा काम जिसमें कम पैसा लग जाए। तीसरा, एक बात तय थी, हर 4 साल के बाद मेरा ट्रांसफर होने वाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, तो आज यहाँ कल वहाँ जाना था। तो मैं चाहता था कोई ऐसा बिजनेस जो ट्रांसफर होने पे बंद ना हो, राइट। और चौथी चीज ये थी, मैं चाहता था कोई ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि देखो मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, लाखों का करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मुझे मेरा पता था पवन जी 10,000 का नुकसान हो तो क्या कर सकते, राइट, झेलने की क्षमता थी नहीं। तो मैं 4 कंडीशन लेके बिजनेस ढूंढ रहा था। पहली कंडीशन क्या थी, पार्ट टाइम में हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या थी, इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तीसरी कंडीशन क्या थी, ट्रांसफर होने पे बंद नहीं होना चाहिए। अब बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है, मान लो आज आप हैदराबाद में हो, कोई काम जमा हो, कल पुणे आओ, यहाँ का काम बंद होगा, चलता रहेगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो मैं चाहता था ऐसा काम कि भाई मैं यहाँ मेहनत करूँ 4-5 साल, वो काम बंद नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। लोगों ने कहा ऐसा बिजनेस नहीं है, तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, नौकरी करते रहो। मैं दुखी हो गया, मैं उदास हो गया कि क्या हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे, क्या जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज चलता रहेगा। और दोस्तों इसी उधेड़ में हमारे सामने आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। సో అయితే బిజినెస్లో నేను అయితే అప్పుడు నాకు ఆలోచించవలసి వచ్చింది, నా జీతం అయితే నాకు సరిపోవడం లేదు, ఏదైనా పని చేయాలని చాలా మందితో చాలా ఐడియాలు తీసుకున్నాను, కానీ చాలా దొరకలేదు నాకు. ఎందుకంటే బిజినెస్లో అట్లీస్ట్ 8 గంటలు పెట్టుబడి, అంటే ఏ బిజినెస్ చేయాలంటే 8 గంటలు మినిమం పెట్టాలి. తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ టైంలో మినిమం 10 లక్షలు ఉండేది. నాకేమో నేను గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నాను, ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. సో నేను ఒకటే ఆలోచించాను అనమాట, బిజినెస్ అంటే అట్లీస్ట్ తక్కువ టైం ఉండాలి, తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉండాలి, పార్ట్ టైంలో ఉండాలి, తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఇలాంటిది నాకు దొరకలేదు. నేను ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట, ఇంతేనా నా జీవితం, నేను పెద్దవాడిని చచ్చిపోతానని. కానీ అంత లోపలే నాకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది పరిచయం అవడం జరిగింది. ओके, तो मार्केट में बिजनेस की कमी नहीं है, बहुत बिजनेस है, मेरे लिए सुटेबल नहीं था। ये कुल मिला के ऐसा था, मान लीजिए मैम क्या पैर कितने नंबर का है, आपका पैर का जूता 9 नंबर का है, और एक बहुत अच्छा सैंडल दिखाई दिया लेकिन 6 नंबर का है, बहुत सुंदर मोती लगे, हीरे लगे हैं, बहुत ही शानदार, इनको पसंद आ गया, लेकिन 6 नंबर का है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैर काट सकते हैं आगे से, उंगली का क्या करना चाहते हो, यूजलेस, एडी तो काम किया है, आगे फिंगर्स काट कर सकते हैं, नो। ये मेरी हालत थी। बिजनेस बहुत है मार्केट में, लेकिन मेरे लायक कोई बिजनेस नहीं मिल पा रहा था मुझे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे अप्रोच हुआ करती थी कि एक ऐसा बिजनेस है आप कर सकते हो, मैं बोला नको, क्योंकि मुझे बिजनेस लगता ही नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बिजनेस लगता नहीं था, मुझे लगता था लोगों को उल्लू बनाने का नया तरीका, लोगों से पैसे मांगने का नया मॉडर्न विचार, है ना। ऐसे तो कोई देगा नहीं, ज्वाइनिंग के नाम पे ले लो, पेंशन में डालो, ऐसा लगता था। मुझे नहीं था मालूम इस बिजनेस के बारे में। तो इस बिजनेस के बारे में मेरे विचार क्या थे मैं आपको बता दूं। मुझे ऐसा लगता था दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, जिनकी नौकरियां ठीक से नहीं लगी, जिनका सेटलमेंट ठीक से नहीं हुआ, शायद उनके लिए ये काम है, मेरे लिए ये काम नहीं है। ये मेरे मन में 100% बैठा हुआ था। मैंने इससे डिस्टेंस बना के रखी बहुत साल तक। नो, लोग बोलते थे देख लो, समझ लो, मैं बोलता नहीं देखना, नहीं समझना, ये धंधा ही नहीं है, ये बिजनेस ही नहीं है, ये तो उल्लू बनाने वाला काम है। किनके लिए है बिजनेस, जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, जिनकी नौकरी ठीक से नहीं लगी, जिनका
कैसे गैप बना के रखा। సో మార్కెట్లో చాలా బిజినెస్ అయితే దొరికాయి, వెతికాను, చాలా బిజినెస్ అయితే దొరికాయి, కానీ నాకు సూట్ కాలేదు. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ మీ కార్ సైజ్ 9 నెంబర్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు 6 నెంబర్ చెప్పు దొరికితే అది మీకు అడ్జస్ట్ అవుతుందా? కానీ కాదు, రైట్? అట్లాంటి నేను చాలా బిజినెస్ల గురించి అలాగే అనుకునేవాడిని. కానీ నాకు ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గురించి విన్నప్పుడు ఒకటే అనిపించేది, ఎవరైతే చదువుకోలేదో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది సూట్ అవుతుంది, ఎవరికైతే జాబ్ దొరకలేదో అలాంటి వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది, ఎవరికైతే డబ్బులు అంటే సెటిల్మెంట్ కాలేదో అలాంటి వాళ్ళకి అనుకునేవాడిని. దానివల్ల నేను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చాలా దూరంగా పెట్టేవాడిని అనమాట. राइट। सो लेकिन बार बार मुझे अप्रोच आ रही थी, एक बार देख लो, एक बार समझ लो, अच्छा लगे तो कर लेना। मैंने मना कर दिया। फिर अप्रोच आई, पार्ट टाइम बिजनेस है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, एक बार देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो कर लेना। बस ये 2 शब्द मेरे कान में पड़े। ले गया, मैंने प्लान देखा, समझा और मैंने पाया कि यस ये बिजनेस सही है। सॉरी, उस दिन नहीं लगा सही, उस दिन लगा यार ये बिजनेस नहीं लग रहा मुझे, कंडीशन चारों पूरी हो गई, करने का मन नहीं हुआ। बट उन्होंने कुछ लिंक मुझे दिए और वो लिंक के जरिए मैंने इस बिजनेस की कुछ डिटेल चेक करी और वो जो डिटेल चेक करी 5 पॉइंट मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा दिमाग हिला दिया कि डॉक्टर त्यागी तुम सबसे बड़े मूर्ख हो जो इतने दिन तक इस इंडस्ट्री से दूरी बनाए के रखी आपने। कौन से 5 पॉइंट थे? मैंने चेक किया कि सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट इस बिजनेस में काम कर रहा है। ओह माय गॉड, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक सिटी बैंक, उसका कोई चपरासी की बात नहीं कर रहा, उसका वाइस प्रेसिडेंट इस बिजनेस में काम कर रहा है। मैं कहा इतनी बड़ी रैंक का बंदा। मैं तो सोचा क्योंकि देखिए वो मूर्ख नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी पोजीशन पे जाता है, हाँ कि ना? फिर मैंने देखा नासा का नाम सुना, नासा नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, नासा में साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में काम कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर त्यागी कुछ तो ऐसी बात है जो तुम नहीं समझ पाए इस बिजनेस के बारे में, ये महान लोग समझ गए। फिर मैंने कहा ये तो बाहर की बात है, इंडिया में क्या? तो इंडिया में सबसे बड़ी तोप है IAS ऑफिसर, हाँ कि ना? जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, हैदराबाद में कोई होगा? कितना बड़ा एग्जाम होता है, IAS ऑफिसर्स में काम कर रहे थे। ओहो, उसके बाद मैंने और ढूंढा तो मैंने पाया एक ऐसा लड़का जिसकी माँ 15 साल चीफ मिनिस्टर थी और जिसके दादाजी 10 साल चीफ मिनिस्टर थे। उस खानदान का लड़का इस बिजनेस में काम कर रहा है। समीर काकोडकर, जिनकी माताजी शशिकला काकोडकर 15 साल चीफ मिनिस्टर थी गोवा की और उनके दादाजी दयानंद बंडोडकर 10 साल चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, एंड ही इज वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मुझे इस बिजनेस का इतना बड़ा विजन आया और मुझे इतना पछतावा हुआ कि सच में मैंने इससे जो डिस्टेंस बना के रखी इतने सालों तक, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने अपने आप को 2 थप्पड़ लगाए, इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तुम्हें क्या शर्म आ रही है? और हमने 2 जून 2018 को इस बिजनेस का साइन कर दिया। पहले फोन करते थे, अब आजकल नहीं करना पड़ता ना, पवन जी पहले फोन करते थे। तो हमने 2 जून 2018, 6 साल पहले। अच्छा लक्की भी देखो, वेस्टिज की एनिवर्सरी कब होती है? और हमारी भी 2, राइट? वेस्टिज के 20 साल हुए, हमारे 6 साल हुए, राइट? सो वो दिन था हमारा, हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी। पहले 10 दिन मैंने सीखने मिला बोलना, కానీ నాకు మళ్ళీ చాలా మంది రైట్, దాని తర్వాత నాకు నమ్మబుద్ధి కాలేదు. చాలా సార్లు చాలా మంది మళ్ళీ నాకు ఇది బిజినెస్ గురించి అప్రోచ్ అయ్యి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. ఒకసారి చూసుకోండి, దీంట్లో టైం తక్కువ ఉంది, దీంట్లో పార్ట్ టైంలో చేసుకోవచ్చు, తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని మళ్ళీ అనుకుంటే సరే ఒకసారి చూద్దామని చెప్పేసి నేను ప్లాన్ చూశాను. చూసిన తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఒక లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లింక్ చూశాను. ఆ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, అబ్బా సిటీ బ్యాంక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈ డైరెక్షన్
యానివర్సరీ ఎప్పుడు? జూన్ 2 కదా. నేను గిట్ట జూన్ 2కే బిజినెస్లో స్టార్ట్ అయ్యాను, కాకపోతే 2018. ओके, तो सलीम जी ट्रांसलेशन तो कर रहे हैं, बट फीलिंग डाल रहे हैं जो मैंने बोला था। आइए उसको ओ माय गॉड ये सब तो बोला नहीं आपने, फीलिंग भी डालो। चलो ठीक है, तो फीलिंग मेरी देखते रहो, एटलीस्ट वो मीनिंग तो समझा देंगे ना जो जिनको हिंदी नहीं आ पा रही है। वैसे कितनों को हिंदी आती है, समझ में बोलो। अरे मैक्सिमम को आती है, तो टेंशन मत लो आप इसका, ट्रांसलेशन मैक्सिमम को आती है। चलो हाँ 20% है उनको खिलाफ करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड जून एक बात मुझे पता थी कि ये काम को पहले सीखना चाहिए। हाँ कि ना? आप सोचिए एयरफोर्स में एक बंदा पायलट किया और अगले दिन उसको ड्राइवर नहीं हुए, खुद भी मरेगा सबको मरवाएगा। हाँ कि ना? बिना सीखे कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना? अब कोई डॉक्टर भर्ती करो, आज नीट का एग्जाम पास किया, कल सर्जरी के लिए कर पाएगा? उसको पेशेंट को मारेगा, फिर पेशेंट के घर वाले उसको मारेंगे, राइट? फिर तो डूबेगा। तो बिना सीखे कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम था, पहले 10 दिन मैंने पूरा सीखने को लगाया, दिन रात सुबह शाम पीछे पढ़ के कौन सी सीढ़ी कौन सी बुक देनी दे दो मेरे को, मुझे सब सीखना है। हेल्थ प्लान 1 लाख क्वालिफाई हो तो साइकिल में कितना चाहिए, गोल्ड बनने के लिए क्या, डायमंड बनने के लिए क्या, सब कुछ मैंने सीखा। क्योंकि नहीं सीखूंगा तो वही हाल होगा जो मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड का हुआ। तो मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थे डॉक्टर पवन राज, आंध्रा वाले, महाराष्ट्र वाले, राइट? लेकिन वो आदमी के डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, गाय भैंस के डॉक्टर थे। तो उनको मालूम था कि जब भैंस ज्यादा बीमार हो तो उसको पाइप थेरेपी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपीट करो, क्या लगाते हैं? पाइप थेरेपी। पाइप थेरेपी क्या है कि भैंस का मुंह खोलो, एक पाइप डालो, गोली रखो, फूंक मारो और भैंस के अंदर चले जाए, थोड़ी देर में भैंस ठीक हो गई, राइट? इन्होंने एक काम सीखा नहीं था और करने लग गए। तो एक बार उनको एक ऐसी भैंस मिली जो बहुत बीमार थी, जो गोली खाने की स्थिति में नहीं थी। तो भैंस का मुंह खोला गया, पाइप डाला गया, गोली रखी गई, इससे पहले कि डॉक्टर फूंक मारे भैंस ने फूंक मारी। अब ये गोली बहुत ही फोर्सफुली सीधे कहाँ चली गई? इंसान के पेट में। अब इंसान के पेट में जानवर की गोली जाएगी 5000 mg की, तो क्या होने वाला है? मैक्सिमम इंसान झेल सकता है 1000, गोली मेटफॉर्मिन ओनली, बाकी तो 5 mg 10 mg 50 mg में काम होता है। बट शुगर की गोली सबसे ज्यादा पावरफुल देनी पड़ती है 1000 mg, ये तो 5000 mg की थी। रिएक्शन हो गया, मुंह से झाग निकल गए, धीरे धीरे बेहोश हो गया। भैंस को छोड़ के इसको लेके डॉक्टर के पास गए। इसके बाद इसको वोमिटिंग कराई गई, झाग निकल गया, सारा कचरा बाहर निकला, खैर बच तो गया। लेकिन होश में आने के बाद प्रतिज्ञा करी, आज के बाद झाड़ू लगाऊंगा, पेंटिंग करूंगा, सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, भैंसों की डॉक्टरी नहीं करूंगा। और इसी तरह कुछ हमारे धुरंधर नादान लोग प्लान दिखाने जाते हैं बिना सीखे, और वहां पर वो गोली उसके अंदर डाल देता सामने वाला। वो भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, नौकरी कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन मैं इस चीज नहीं करूंगा, ऐसे सब कर लेते हैं। సో ఆ తర్వాత నాకు ఇంకో విషయం అర్థమైంది. నేను ఎప్పుడైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశానో ఈ పని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థమైంది. సో ఒకవేళ నేర్చుకోకుండా చేస్తే ఏమైతుంది? ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పైలట్ నేర్చుకున్నాడు, నెక్స్ట్ డేనే మనం యుద్ధానికి పంపించడం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆయన చచ్చిపోతాడు, ఆయనతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది నేర్చుకోవాలని. సో దీంట్లో మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండే అనమాట, డాక్టర్ పవన్ అని చెప్పేసి ఉండేవాళ్ళు. సో ఆయన పశువుల డాక్టర్ అనమాట. ఆ పశువుల డాక్టర్ అయితే ఏమైంది, ఒకసారి ఒక పశువు ఒక బర్రెకి ఏమైందంటే బాగా రోగం వచ్చింది. సో అది బాగా హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతే ఆ పశువుల డాక్టర్ ఏం చేసిందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిండు. ఆ వెళ్ళిన తర్వాత దానికి పైప్ థెరపీ అనమాట, అంటే బాగా ఎక్కువ రోగం అంటే కూడా తినలేని పరిస్థితులు ఏం చేయాలంటే ఆ గోలి ఏదైతే ఉంటుందో బర్రె కడుపులోకి నోట్ల నుంచి ఒక పైప్ పెట్టి, ఆ పైపులో ఆ గోలి ఒకటి 5000 mg గోలి దాంట్లో పెట్టి ఈ డాక్టర్ దాన్ని గట్టిగా ఊదాలి, అది అప్పుడు బర్రె కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. కానీ ఈయన నేర్చుకోకుండా పని చేయలేకపోయిండు. బర్రె కడుపులో పైపు పెట్టేసి గోలి వేసి ఈయన ఉండే లోపలనే ఆ బర్రె ఊపేసింది. అది ఉంటే ఏమైంది, బర్రె కడుపులో పోవాల్సింది డాక్టర్ కడుపులో పోయింది. అది ఎంత 5000 mg, అంత పవర్ఫుల్ గోలి, అది డైరెక్ట్ కడుపులోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైంది, ఈయనకు నోట్ల నుంచి పురుగులు రావడము, డాక్టర్ ఇక ఉల్టా బర్రెని వచ్చేసి ఈయన తీసుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వామిటింగ్ చేయించేసి లోపలికి మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది. సో నేర్చుకోకుండా చేస్తే ఏమైతుంది, మన దగ్గర చాలా మంది వెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, నేర్చుకోకుండా వెళ్ళిన ఏం చేస్తారు, మనం
కాబట్టి